Recording in progress. गुड आफ्टरनून सर। वेरी आफ्टरनून। थोड़ा आराम कर लिए सभी ने स्कूल से जाने के बाद? यस सर। वेरी गुड। देखो, ऑनलाइन से ये फायदा है कि हम कभी भी फिर दोबारा जो है ना पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं साथ साथ, है ना। तो मैं टेक्स्ट बुक खोलता हूँ आपका एक बार, फिर देखते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन है और सब सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, वो कर लेते हैं। जैसे कि आज सुबह हमने क्लास में देखा कि सोप होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, है ना। तो उसमें एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है और एक आयनिक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, है ना। तो अभी का जो टॉपिक है वो है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप के ऊपर। इसमें जो सोप है इसका डेफिनेशन होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड होता है लंबा हाइड्रोकार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, और ये पार्ट जो होता है ये आयनिक पार्ट है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है। ये जो है ये वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकता है इतना पार्ट, क्योंकि उसमें चार्ज है। और वाटर में भी क्या होता है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी होती है ना। इसमें दो लोन पेयर होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वो इसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो क्या होता है कि वाटर में मान लो कोई कपड़ा है, उस कपड़े में डर्ट हो, तो जो ऑयली डर्ट है इस ऑयली डर्ट से ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये अटैच हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो वाटर में डिस्पर्स रहता है, फैला हुआ।
तो अब जब भी हम इस वाटर को रिंस करते हैं तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल जो डर्ट के साथ अटैच किया हुआ है वो सोप के साथ बह के बाहर निकल जाता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। जब कोई भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस था कुछ, तो उसको पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, काम आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, वन, soap has a hydrophobic tail and a hydrophilic end. दूसरा, the hydrophobic tail attaches with the oily dirt. When the soapy water is rinsed, then the dirt is pulled out. The dirt is pulled out along with the hydrophobic tail. Fourth, this type of aggregation of colloidal particle this type of aggregation of colloidal particle is called as missile formation. तो ये जो एसोसिएशन बना है इसको हम एक मिजल कहते हैं। सोप पार्टिकल्स क्या है, सोप पार्टिकल्स का साइज ऐसा होता है कि ना वो सस्पेंशन बनता है ना ही ट्रू सॉल्यूशन, तो ये कोलोइड बनता है। और इस प्रकार का जब कई सारे कोलोइड एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम मिजल्स कहते हैं। ये मिजल फॉर्मेशन है। मिजल का मतलब होता है एग्रीगेटेड कोलोइड। तो ये था सोप के बारे में छोटी सी कहानी। ठीक है, तो सोप बनता कैसे है ये हमने आज क्लास में भी देखा था। जो फैट होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, C17H35 COO एग्जाम में बनाने के लिए आपको एक बार दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखकर। तो ये है ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड।
और ट्राई एस्टर और फैटी एसिड को ही हम कहते हैं फैट्स, जो कि ऑयल के फॉर्म में होता है। अगर इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, सोल्यूबल बेस, इसे कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक तरफ जो प्लस चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसका प्लस चार्ज जो है इसके पास चला जाएगा, Na के पास, और OH यहाँ लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे Na प्लस और यहाँ OH माइनस, यहाँ Na प्लस और यहाँ OH माइनस। तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा ऐसे, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये बनेगा, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 है, तो वी कैन राइट 3, 3 बार लिखने से अच्छा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3C17H35 COO माइनस Na प्लस एंड CH यहाँ एक एक OH लग जाएगा। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। So if somebody asks you to define saponification, you can write alkaline hydrolysis of ester or fatty acid is called as saponification. Okay, what is saponification? Saponification is alkaline hydrolysis of ester or fatty acid or fats to form soap, and the other name for soap is sodium salt of fatty acid. फैटी एसिड क्या होता है? इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन. सो व्हाट इज फैटी एसिड? फैटी एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड of long chain हाइड्रोकार्बन. और ये हो गया ग्लिसरॉल. Glycerol comes out during the saponification reaction and it is a useful byproduct. It is called as glycerol and commercial name is glycerine. It is a useful byproduct. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर ग्लिसरॉल हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में होता है सर? मतलब फूड के साथ होता है या सर? हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल नहीं होता,
लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स है, उस फैट्स में ये इस प्रकार का सॉल्ट बनाया हुआ रहता है यस सर। ताकि ट्राई ईस्टर बने। जब तक ट्राई ईस्टर ना हो तब तक हम उसको फैट्स नहीं कहते, और जब ट्राई ईस्टर होगा यानी कि उसमें ग्लिसरॉल होगा। तो हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल जो है फ्री नहीं होता, ये फैट्स के फॉर्म में रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में। तो अगर वो हाइड्रोलिसिस हम कर दें, जैसे कि मान लो कि अगर एनिमल स्लॉटर है ना, एनिमल जहाँ पे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, काटी जाती है, वहाँ जो फैट्स है, उस फैट्स को भी हम पिघला के ऑयल बना सकते हैं, और उस ऑयल से भी हम सोप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ग्लिसरॉल होता है, लेकिन वो ग्लिसरॉल जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो ईस्टर के फॉर्म में फैट्स बन के रहता है। ऐसे हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल नहीं होता। ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड हो सकता है, दैट विल बी ट्रायोज, एंड दैट इज सुगर बट नॉट ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल हमारे बॉडी में नहीं होता। ठीक है, ये एक विस्कस अल्कोहल है, और अल्कोहलिक फॉर्म में ये ब्लड के लिए पॉइजनस हो सकता है। ओके सर। तो ग्लिसरॉल इज नॉट कंज्यूमेबल। तो दिस वाज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सोप, थोड़ा रिवीजन भी हो गया ये। ठीक है, दिस वाज द टॉपिक्स नेम इज सैपोनिफिकेशन। यस सर। अब हम देखेंगे जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो। एक्सक्यूज मी सर। यस। Sir, before starting, sir, yesterday I was reading about a snake. ओके। सर, जो स्नेक का पॉइजनस लिक्विड होता है सर, तो उसमें लिख रखा था कि मतलब स्नेक का जो पॉइजनस लिक्विड होता है वो मतलब ब्लड को कोएगुलेट करता है सर। ऐसा हाँ, क्या होता है सर उसके अंदर जो ब्लड को मतलब कोएगुलेट कर देता है सर? अच्छा। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर मतलब कोगुलेशन? खून का जम जाना। सिर्फ खून का और कुछ भी नहीं? जम जाना। यस सर। तो कोगुलेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सोल एनी सोल इनटू जेल। ठीक है, तो व्हेन एनी सोल क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जब सोल जो यस है सर। वो जेल बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोगुलेशन। आप लोगों ने देखा होगा एग को अगर हम बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो जो स्नेक का जो वेनम है, ये एक्चुअली इसका डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये स्नेक का डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो जैसे कि हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद हमारे पेट में एंजाइम जाता है और उस खाने को सॉफ्ट बना दिया जाता है ताकि स्टोमक उसको डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन वेनम वेनम के बॉडी में किसी भी फूड को बहुत देर तक रखने की इतनी जगह नहीं होती, इसलिए पहले स्नेक क्या करता है, अपने वेनम से जानवर को किल कर देता है ना। और उसके वेनम के कारण क्या होता है, उसका जो मसल्स है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, स्नेक वेनम जो है इज एक्सटर्नल डाइजेस्टिव एंजाइम। ये काटता इसलिए है ताकि उसके बॉडी में जब वेनम चला जाए तो उसका बॉडी इतना नर्म हो जाए कि खाने में उसको दिक्कत ना हो, निगलने में उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि स्नेक के जो टीथ है, उनका जो डेंटल सिस्टम है वो हमारी तरह है नहीं, वो चबा नहीं सकता। तो इस एंजाइम से वो क्या करता है, बॉडी को सॉफ्ट कर देता है। तो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स हैं, सीरम है, ये एक पर्टिकुलर पीएच पे ही लिक्विड के फॉर्म में होता है। और स्नेक का जो वेनम है, ये हमारे ब्लड के पीएच को चेंज कर देता है। ठीक है, एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने से क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है, तो स्नेक वेनम जो है, किस प्रकार का वेनम? वेनम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हेमोटॉक्सिक। तो जो हेमोटॉक्सिक है वो ब्लड के साथ
है ना, कोई भी ब्लड, एनी ब्लड, किसी का भी ब्लड, ब्लड का पीएच चेंज कर देता है, चेंजेस द पीएच ऑफ द ब्लड। और जब भी किसी का पीएच बदल जाए तो वो सॉलिड हो जाता है। जैसे कि मिल्क है, इसका सीधा सा एग्जांपल देखो, जब मिल्क में हम लेमन जूस डालते हैं तो पीएच चेंज कर दिया हमने। हम बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, अगर मिल्क में हम बेकिंग सोडा डाल देंगे तो भी मिल्क फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो प्रोटीन है वो प्रोटीन लम्प्स बन जाएंगे। दोनों कर सकते हैं, मिल्क में हम बेकिंग सोडा डाल दें बहुत ज्यादा, या मिल्क में हम लेमन जूस डाल दें बहुत ज्यादा, तो जैसे ही मिल्क का पीएच चेंज होगा तो मिल्क का जो प्रोटीन है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, केसीन, ये केसीन कोगुलेट कर जाएगा, ठीक है। कोगुलेशन मतलब क्या होता है, कोगुलेशन मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल और जब कोलोइडल पार्टिकल जो है कोगुलेट कर जाएगा तो उसके अंदर में जो ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्लेटलेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सीरम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है, एसिडोफिल, बेसोफिल, तो ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सबके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो है एक एंजाइम है और ये एक एंजाइमेटिक एक्शन है। इस एंजाइमेटिक एक्शन के तहत बॉडी में जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे, वो सभी प्रोटीन सॉफ्ट होने लगते हैं, ठीक है, पहला। और दूसरा एक स्नेक वेनम होता है, अगर मान लो किसी भी इंसान को हेमोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है तो उसे बचाया जा सकता है कि आप उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें, ब्लड चेंज कर दें, या एंटी वेनम डाल दें। एंटी वेनम डालेंगे तो क्या होगा, इस एंजाइम के काम को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर न्यूरोटॉक्सिक हो, जैसे स्नेक वेनम जो न्यूरोटॉक्सिक है, इसको काटने के बाद इंसान कभी नहीं बच सकता, क्योंकि ये सीधा नर्व्स पे अटैक करता है और ब्रेन को सीज कर देता है, ठीक है, जैसे कोबरा बाइट। अब ये कोबरा बाइट को बर्दाश्त करने की क्षमता भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की होती है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइजनस लोग होते हैं, मतलब जो पहले से बहुत ज्यादा नशा करते हैं, तो उनके ब्लड में इस प्रकार के सब्सटेंस को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, कोबरा बाइट से भी नशा करते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं उनको कोबरा बाइट कर दिया जाए तो कोबरा बाइट से वो तुरंत ही डेथ हो जाएगा, ठीक है। और स्नेक वेनम जो है, और दूसरा कोई स्नेक वेनम है, जैसे ऑर्डिनरी कोई और दूसरा स्नेक हुआ, तो वो स्नेक जो है वो हेमोटॉक्सिक होता है। तो हेमोटॉक्सिक ज्यादातर स्नेक हेमोटॉक्सिक होता है, और बहुत कम स्नेक ऐसे होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। लेकिन लोग क्या होता है, डरने से हार्ट अटैक हो जाता है उनको, और डर के वो डेथ हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी को कोई सांप काटे तो उससे ज्यादा दौड़ना कूदना या एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, तुरंत से तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आस पास के डॉक्टर को जितना जल्दी ले जा पाए उतना जल्दी ले जाएं, ठीक है। और फोन पे तुरंत संपर्क करें कि स्नेक ने काटा है, स्नेक दिखने में कैसा है, अगर स्नेक का फोटो ले पाए तो स्नेक का फोटो भेजें, ताकि जिस प्रकार का वेनम लगेगा डॉक्टर बता पाएगा कि मेरे पास वो वेनम अवेलेबल है कि नहीं, तो ऑन द वे आप शॉप से उस वेनम, एंटी वेनम को खरीद सकते हैं, है ना। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में एंटी वेनम का इंजेक्शन होना चाहिए एज ए फर्स्ट एड, ठीक है। तो कुछ कॉमन, कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवेनम होते हैं जो कई किसी भी सांप के काटने से भी ठीक हो सकता है, और कुछ स्पेसिफिक एंटीवेनम भी होते हैं जो कुछ खास एक सांप के काटने से ही ठीक हो सकता है। जैसे रटल स्नेक का डिफरेंट होता है ना। सो इट इज ऑल, इट कम्स ऑल अंडर सर्पेंटोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, संतुष्ट हो गए। यस सर। तो ऐसे ही टॉपिक पढ़ते रहना चाहिए नए नए। वैसे मैगजीन्स आती हैं बहुत अच्छी, साइंस टुडे की, है ना, साइंस टुडे की मैगजीन देख सकते हैं आप। और मैं एक मैगजीन आता है, उस मैगजीन का नाम है केमिस्ट्री टुडे, मैथ्स टुडे, इस प्रकार से मैगजीन आती है। तो ये मैगजीन्स को पढ़ के भी अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो लेट अस गो टू द
NCERT questions. अभी देखो इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इथेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे एक बार। बोलो बोलो, यू कैन ऑलवेज टेल, नो नीड ऑफ रेजिंग हैंड। Sir, 6 covalent bond is there, sir. अच्छा, आई थिंक 7। लेट अस काउंट। 6. काउंट करो, देखो 6 से काउंट करो। Yes, sir. 7. है ना, 7 is. Yes, एक sir. ये 1 2 3 4 5 6 and 7 covalent bonds. Butanone is 4 carbon compound with a functional group. जब भी ओन लगेगा तो इसमें देखो ओन किसमें है, केटोन। ठीक है, दिखेगा कैसे ब्यूटेनोन, देखो ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। अब डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ये CH3, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H3, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्लियर है। नेक्स्ट, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, अगर मान लो कि हम खाना पका रहे हैं और जो यूटेंसिल का जो बॉटम है वो काला होता जा रहा है, ठीक है, आग से, तो क्या हो रहा है, ऐसा काला क्यों हो रहा है? अगर इसका बॉटम काला होता जाएगा उसका मतलब क्या हो रहा है, ये काला कहाँ से आ रहा है? दिस कालिक जो है इज कमिंग फ्रॉम कार्बन। ठीक है, और कार्बन कहाँ से आ रहा है? जो हम जला रहे हैं, जो हम फायर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस फायर में क्या है, फ्यूल है, और फ्यूल में क्या है, हाइड्रोकार्बन है। फ्यूल में हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत कम है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने से क्या होता है, यहाँ सूटी फ्लेम निकलता है। ठीक है, सूटी फ्लेम, कालिक निकलती है उसमें से, और कालिक निकलने के कारण क्या होता है, कालिक निकलने के कारण यहाँ पे पतीले के पीछे काला काला सा जम जाता है ना। तो हाउ विल यू आंसर दिस? The food is not cooked completely, no, wrong. The fuel is not burnt completely, yes, right. ठीक है, अगर फ्यूल जो है ठीक से नहीं बर्न करेगा तो कालिक निकलेगी, और अगर फ्यूल अच्छे से बर्न करेगा तो कालिक नहीं निकलेगी। देखो जब लकड़ी जलाते हैं तो कालिक निकलती है, लेकिन जब हम LPG जलाते हैं या स्पिरिट जलाते हैं तो कालिक नहीं निकलती, है ना। तो जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसे हम कालिक कहते हैं, कालिक जमना कहते हैं। Explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CH3Cl। कोवलेंट बॉन्ड का नेचर बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन। अभी क्या है, देखो ये मीटिंग ओवर हो जाएगा 10 मिनट्स में, और जैसे ही ओवर हो जाएगा तो सेम लिंक पे दोबारा क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अभी 10 मिनट्स में मीटिंग जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना। तो देखो यहाँ पे ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोवलेंट बॉन्ड में
क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। किसके? इथेनोइक एसिड के, H2S के, प्रोपेनोन के, F2 के। वो वाली चेयर लेके आ जाओ, प्लास्टिक वाली बाहर रखिए। तो इथेनोइक एसिड का बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। और वापस व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। हाँ, फॉर्मूला तो सही है, लेकिन थोड़ा गलती भी है इसमें, आपने जो बनाया है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें, है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है इथेनोइक एसिड का? ये होता है CH3COOH। ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम पहले, A CH3COOH। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाओ। एक बच्चा है, वो उसको बता रहा हूँ मैं। CH3COOH, ठीक है। अब ये कार्बन जो है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। दूसरा कार्बन 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। और एक बॉन्ड यहां से और एक बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करते हुए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सभी अपने डुएट और ऑक्टेट पूरा करते हैं। देखो, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में पूरे हो गए। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, है ना। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे तो कोई इंटरलॉकिंग हो जाता है किस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके साथ इंटरलॉकिंग हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी एटम्स के डुएट और ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं। और इसे हम कहते हैं एक लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज H2S, सल्फर 1 2 3 4 5 6। क्यों भाई 6 ही क्यों लिया? 6 इसलिए लिया क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, सल्फर 16। ऐसे बैठ लो, टेबल पे जगह मिल जाएगा। 2 8 6। हाइड्रोजन के डुएट पूरे हो गए
और सल्फर के 8 पूरे हो गए, है ना। तो ये सेकेंड भी हो गया। फिर है प्रोपेनोन। तो इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सल्फर, दो लोन पेयर ऐसे, एक बॉन्ड पेयर और ये एक बॉन्ड पेयर। तो ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल है, उसी प्रकार से सी करेंगे। अब हमने ए और बी कर लिया। जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट हो जाए तुरंत उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, हम वापस आ जाएंगे बी। ठीक है, सी है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन कैसे बनाते हैं हम, तीन कार्बन होंगे और केटोन हमेशा किसी बीच वाले कार्बन पे ही होता है। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन इधर से, 1 2 3 4। कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे ही होंगे। अब हाइड्रोजन आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर घेरा बनाना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने क्रॉस और डॉट इसलिए दिया है ताकि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग दिखे और कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलग दिखे। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बना रहा हूँ इसलिए मुझसे इजी बन जा रहा है। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बनाने का कई बार। ठीक है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में ये नहीं बन पाएगा अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो। ठीक है, अगर मुझे देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बन जाएगा, तो नहीं बनेगा जब तक आप प्रैक्टिस ना करें, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो ये सी भी बना दिया हमने। दिस वाज सी। एंड द लास्ट वन इज फ्लोरीन। F2 का बनाना है हमें, बन जाएगा F2 अभी। फ्लोरीन, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो फ्लोरीन के